भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान की यात्रा का भाग थर्ड को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान में आगे की यात्रा पर हम जिन टॉपिकों को डिस्कशन करेंगे उनमें से सबसे पहला टॉपिक जो है वह है नागरिक समाज का। नागरिक समाज नागरिक समाज को हमने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है सरकार और दूसरा है वाणिज्य संगठन। सरकार का जो कार्य है, सरकार का पहला कार्य क्या है? दंड देने की संस्था है। सरकार क्या है? एक दंड देने की संस्था है। दूसरा ये बाध्यकारी है। तीसरा सार्वजनिक भलाई के कार्य भी ये करती है। यदि वाणिज्यिक संगठन की बात करें तो वाणिज्यिक संगठन क्या कार्य करेंगे? अपनी भलाई के लिए कार्य करेंगे। इनकी जो सरकार है वो सार्वजनिक भलाई के कार्य करेगी, लेकिन वाणिज्यिक संगठन सिर्फ अपनी भलाई के कार्य ही करेंगे, केवल अपना ही लाभ देखते हैं वाणिज्यिक संगठन। नागरिक समाज की यदि विशेषता की बात करें तो नागरिक समाज में पहला छात्र आएगा, फिर एनजीओ, फिल्मकार, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, ये सभी आते हैं। समूचे समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं नागरिक समाज और स्वैच्छिक होते हैं। अभी यहाँ पर हम अंतर देखेंगे, न्यायिक और अन्यायिक में अंतर क्या है। सबसे पहले न्यायिक को देख लेंगे। न्यायिक में क्या होगा? संविधान की व्याख्या की जाएगी। किसमें? न्यायिक में। दूसरा है भारतीय दंड संहिता भी न्यायिक में ही होगी। तीसरा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी कहाँ पर होगी? न्यायिक में ही होगी। और चौथा क्या है? दंडित करने की क्षमता भी किस में होगी? न्यायिक प्रक्रिया में ही होगी। जबकि अर्धन्यायिक प्रक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अर्धन्यायिक मतलब आधा न्यायपालिका और आधा क्या है? प्रशासन होगा। आधा न्यायपालिका और आधा प्रशासन। आधा न्यायपालिका में किसका वर्णन देखेंगे हम? विवादों का निस्तारण। जितने भी विवाद होंगे सभी का निस्तारण किस में होगा? जैसे भूमि विवाद ले लीजिए आप, इन सभी को किस में देखा जाएगा? अर्धन्यायिक में देखा जाएगा, अर्थात आधा न्यायपालिका में इसको देखा जाएगा। करों का बंटवारा, जितने भी कर हैं उन सभी का बंटवारा भी आधा न्यायपालिका के अंदर ही देखा जाएगा। आधा प्रशासन। आधा प्रशासन से मतलब क्या है? सिविल सेवा के नियम, सिविल सेवा के जितने भी नियम हैं वो आधा प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। पैसे का जितना भी बंटवारा होगा आधा प्रशासन के अंतर्गत ही आएंगे। अर्धन्यायिक जो है प्रशासनिक होता है और सीएटी के द्वारा इसका निर्माण किया जाए। इसे आधे सदस्य न्यायपालिका के तथा आधे सदस्य प्रशासन से होंगे। आधे सदस्य किसके होंगे? इसमें न्यायपालिका के होंगे और आधे सदस्य प्रशासन से संबंधित होंगे। अब हम यहाँ पर मूल अधिकारों की बात करें तो अगला टॉपिक क्या दिया गया है? हमारा मूल अधिकार दिया गया। मूल अधिकारों के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत वर्णन करेंगे और भारतीय संविधान का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे संबंधित अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे मूल अधिकार के बारे में क्या दिया गया है। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात ये है। तो मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध, मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध, ये फैक्ट को आप जान लीजिए। मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध व्यक्ति अथवा नागरिक को प्राप्त होते हैं, या व्यक्ति को प्राप्त होंगे अथवा नागरिक को प्राप्त होंगे, लेकिन किसके विरुद्ध प्राप्त होंगे? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होंगे, ताकि राज्य आपके ऊपर मनमाने तरीके से शासन ना कर सके। दूसरा क्या है? राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा। देखिए दूसरा मूल अधिकार क्या है? राज्य के द्वारा ऐसी विधि अर्थात ऐसे कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का क्या करे? उल्लंघन करे, या उनको सीमित करे, या उनको क्या करे? सीमित करे, अथवा उनका विनाश करे, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इनके राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता जिससे मूल अधिकारों को कम किया जाए, या मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाए, या मूल अधिकारों को सीमित किया जाए, या उनका विनाश किया जाए। और ये आर्टिकल नंबर अर्थात अनुच्छेद नंबर 13(2) में यहाँ पर ये वर्णित किया गया। अनुच्छेद नंबर 13(2) में ये दिया गया है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो या कम हो।
या उनमें कोई कटौती की जाए या उनका विनाश हो। आगे के तथ्य जो दिया गया है उसमें बताया गया है मूल अधिकारों के उल्लंघन के पश्चात आर्टिकल 32 में दिया गया है मूल अधिकारों के उल्लंघन के पश्चात यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके पश्चात व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार यहाँ पर दिया गया है और व्यक्ति को संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराने का अधिकार भी दिया गया है, अर्थात उसको संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराए जाएंगे। संवैधानिक उपचार अर्थात राइट या रिट जारी करने की शक्ति। संवैधानिक उपचार से क्या तात्पर्य है? रिट जारी करने की शक्ति को ही संवैधानिक उपचार कहा जाता है। रिट किसको कहेंगे? रिट रिट उच्चतम न्यायालय का लिखित आदेश है। रिट क्या है? उच्चतम न्यायालय का एक लिखित आदेश है जिसके द्वारा अन्य अधिकारियों को आदेश निर्देश प्राप्त किए जाते हैं, आदेश निर्देश दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का क्या है? एक लिखित आदेश है जिसके द्वारा अन्य अधिकारियों को आदेश या निर्देश दिए जाते हैं। रिट अर्थात याचिका को दो भागों में दिया गया है। पहला हेबियस कॉर्नस, दूसरा है परमादेश। हेबियस कॉर्नस को मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है इसमें अपना शरीर प्राप्त करना, ये भी किस में आएगा? रिट के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से, इसको सभी इंपोर्टेंट रूप से पढ़ लेंगे, यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बंदी बना लिया जाए तो वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका ले सकता है। वह ले सकता है उच्चतम न्यायालय में जा करके। तीसरी यदि इसमें ही बात करें तो तीसरा यहाँ पर तथ्य या फैक्ट दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सरकार के विरुद्ध तथा किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो किसी सरकार के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है तथा किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध भी ये जारी की जा सकती है। अगले यदि बात करें तो अगला फैक्ट दिया गया परमादेश, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रतिषेध, फिर अधिकार पक्ष और फिर उत्प्रेषण। इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा आगे हम करते जाएंगे, सभी को बताएंगे परमादेश किसको कहेंगे, प्रतिषेध किसको कहेंगे, अधिकार पक्ष किसको कहेंगे या उत्प्रेषण किसको कहा जाएगा। अब यहां पर देखिए दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग। ये क्या देगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग किन लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग किन लोगों के लिए नहीं किया जा सकता, इनके कौन लोग इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले क्या है? जिन्हें विधि के उल्लंघन के बाद न्यायपालिका ने दंडित किया है। जिन लोगों को न्यायपालिका के द्वारा दंडित किया गया है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाभ नहीं ले सकते हैं, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते जिनको न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है। दूसरा दिया गया है किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बंदी बनाया जाए तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका उपलब्ध नहीं होगी। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि किन्हीं कारणों से नजरबंद कर दिया गया है तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अगले फैक्ट की बात करें तो परमादेश है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ परमादेश में क्या दिया गया है? परमादेश का शाब्दिक अभिप्राय है आदेश देना। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदेश देना, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सरकारी पदों जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी को अपने सार्वजनिक कार्य के संपादन के लिए आदेश देगा, उसको क्या कहेंगे? परमादेश कहेंगे। अर्थात कोई अधिकारी उच्च पदों पर बैठा है और अपने नीचे के कर्मचारियों को आदेश दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे? परमादेश कहेंगे। किन लोगों को यह आदेश नहीं दिए जा सकते? कौन से लोग हैं जिनको ये आदेश नहीं दिए जा सकते? पहला है किसी निजी कंपनी पर बैठे अधिकारी, जिनकी निजी कंपनी होगी उन पर बैठे जो अधिकारी हैं उनको आदेश नहीं दे सकते, उनको परमादेश नहीं दिया जा सकता। जैसे टाटा हो गया, टाटा बिरला हो गया, इनको आदेश नहीं दिया जा सकता। दूसरा जो दिया गया, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को परमादेश नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति को भी परमादेश नहीं दिया जा सकता और राज्यपाल को भी परमादेश नहीं दिया जा सकता है। अगला जो फैक्ट दिया गया वो दिया गया प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है मना करना। प्रतिषेध मतलब मना करना। जब आप किसी को मना करेंगे तो समझ लेना इसको क्या बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने से अधीन न्यायालय को दिया जाता है। यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने से अधीन न्यायालय को दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रतिषेध दिया जाता है, अर्थात प्रोहिबिटेशन दिया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय अन्य न्यायालय को किसी मामले की सुनवाई के लिए प्रतिबंधित करता है। इसके लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय अन्य न्यायालय को किसी मामले की सुनवाई के लिए प्रतिबंधित करता है। इसलिए प्रतिषेध इस दौरान जारी किया जाता है जब निचली अदालत के समक्ष कोई मुद्दा विचाराधीन हो। जब निचली अदालत के अंतर्गत कोई मुद्दा विचाराधीन हो तो उसी टाइम पर ही क्या होगा, प्रतिषेध जारी किया जाएगा। यह क्यों जारी किया जाता है, दूसरी बात है कि यह जारी क्यों किया जाता है। इसके द्वारा निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर इसके द्वारा जो निचली अदालत उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से तथा त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से प्रतिबंधित करता है। तथा किससे प्रतिबंधित करता है, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि किसी भी यदि कोर्ट ने त्रुटिपूर्ण निर्णय कोई दे दिया है तो उसको प्रतिबंधित यह करता है, या उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगले जो फैक्ट की बात करें तो इसका अगला फैक्ट है अधिकार प्रच। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, व्हाट एन अथॉरिटी, किस हैसियत से। अधिकार प्रच का मतलब है व्हाट एन अथॉरिटी, अर्थात किस हैसियत से। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सार्वजनिक पद नियंत्रित कर लिया जाए, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सार्वजनिक पद नियंत्रित कर लिया जाए जिसके लिए वह योग्य नहीं है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है जिसने कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर लिया है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय अधिकार प्रच का रिट जारी करता है। तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, अधिकार प्रच का रिट जारी करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जिस पद के लिए वह योग्य नहीं है लेकिन किन्हीं कारणों से उसने वह पद ग्रहण कर लिया, तो उच्चतम न्यायालय अधिकार प्रच का इसमें रिट जारी करेगा। यह रिट किसी निजी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं की जा सकती, यानी कि टाटा बिरला के लिए यह रिट जारी नहीं की जा सकती। केवल सरकार के जो पदों पर बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए ही यह रिट जारी की जा सकती है अधिकार प्रच की। अब जो पांचवा है इसको कहेंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण किसको कहेंगे, उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना, सर्टिफाइड करना। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी मामले को अन्य अदालतों से मांगकर सुनवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी मामले को मांगकर अन्य अदालतों से सुनवाई की जा सकती है। इसी को क्या कहेंगे, उत्प्रेषण कहेंगे, अर्थात सर्टिफिकेशन कहेंगे। उत्प्रेषण की याचिका उस समय जारी की जाती है जब निचली अदालत के द्वारा निर्णय दे दिया जाए। इनके उत्प्रेषण ऐसे नहीं जारी किया जाएगा, उत्प्रेषण की रिट तब जारी की जाएगी जब निचले न्यायालय के द्वारा निर्णय दे दिया जाएगा, उससे पहले ये जारी नहीं की जाएगी। उच्चतम न्यायालय निचली अदालत की रिकॉर्ड को मांगकर उसकी जांच करता है। उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, निचली अदालत के रिकॉर्ड को मांगकर उसकी जांच करेगा। वह असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है, जिसे वह असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, सबसे पहली बात है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, जबकि दोनों के दोनों समान से ही हमको प्रतीत होते हैं। प्रतिषेध में क्या होगा, जब मामला लंबित है तब लिया जाएगा, इनके मामला क्या होगा, लंबित होगा तब प्रतिषेध दिया जाएगा। लेकिन उत्प्रेषण क्या होगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में तीन प्रकार के अंतर सॉरी। प्रतिषेध तो लिया जाएगा जब मामला लंबित होगा तब लिया जाएगा, लेकिन उत्प्रेषण कब लिया जाएगा, जब निर्णय हो चुका हो तब उत्प्रेषण लिया जाता है। प्रतिषेध में क्या है, निवारात्मक कार्रवाई की जाती है, जबकि उत्प्रेषण में उपचारात्मक कार्य की जाती है। यानी कि यहाँ पर निवारण किया जाएगा, यहाँ पर उपचारात्मक अर्थात उपचार किया जाएगा। प्रतिषेध पूर्ववर्ती है, प्रतिषेध पहले ही ले लिया जाता है, जबकि उत्प्रेषण उपरांत है, उत्प्रेषण बाद में लिया जाता है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही हम आपकी वीडियो भारतीय संविधान की जो यात्रा है इसको आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे करके संपूर्ण संविधान को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो नंबर 1 और 2 भारतीय संविधान की यात्रा नहीं देखी है तो हमारी भारतीय संविधान की यात्रा 1 और 2 भी आप देख लीजिए। इसी के साथ में हमने भारत के भूगोल की यात्रा भी यहाँ पर प्रारंभ की है, जिनमें हमने 2 वीडियो डाल दी है, और उस भारत के भूगोल की यात्रा को भी हम कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद। रोज 10 से कम 15 मिनट की वीडियो आएगी।
आप 10-15 मिनट का समय निकाल कर उसको अवश्य देखें, जो आपके तैयारी को एक नया आयाम देगी।